हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 7 का सोशल साइंस ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का हमारी दुनिया भाग 2 का चैप्टर नंबर 12 है मौसम और जलवायु। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, मौसम के अंतर्गत हम निम्नलिखित तत्वों का अवलोकन करते हैं, जैसे कि तापमान यानी कि टेम्परेचर की बात किया जाता है। मौसम में टेम्परेचर क्या है, मौसम का तापमान क्या है। दूसरा है वर्षा कितना हो रही है, कितना कम हो रहा है। आर्द्रता की बात करते हैं, जो कि आपको पता ह्यूमिडिटी की बात करता है। और वायु का वेग, ये सब क्या होते हैं, ये मौसम के घटक होते हैं। यदि हम एक वाक्य में कहें तो हम कह सकते हैं किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालिक दशा को मौसम कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि इस वाक्य के अनुसार हम अगर इस वाक्य को एक शब्दों में कहने की कोशिश करें या एक परिभाषा के तौर पर बताने की कोशिश करें तो इसमें आप लिख सकते हैं किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालिक दशा को मौसम कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, जलवायु को परिभाषित करें एवं इसका निर्धारण कैसे होता है। तो ध्यान में रखेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक मौसम और औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, एक विशेष क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ पे लंबे समय तक मौसम की औसत दशा जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। मौसम का निर्धारण करने के लिए एक लंबे समय यानी कि सामान्यता की बात करते हैं 33 वर्ष। कितना समय होना चाहिए, कम से कम आपको 33 वर्ष वो समय होना चाहिए तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा आदि का आंकड़ा एकत्र कर समय से भाग देकर उसका औसत निकाला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप अगर किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की औसत दशा को, औसत दशा का मतलब होता है यहाँ पे आपको क्या करना है, वो मौसम का निर्धारण करने के लिए जो एक सामान्य समय दे रखा है 33 वर्ष, वहाँ पे तापमान की स्थिति कैसी है उस समय में, वर्षा की मात्रा कितनी हुई है, पवन की दिशा कैसी रही है आदि को आदि जो आंकड़े हैं इसको एकत्रित करना है और उसको समय से भाग कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं मौसम या जलवायु कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला तो अक्षांश होता है, दूसरा है समुद्र तट से दूरी, कितनी दूरी पे वहाँ पे मौसम के बारे में जानकारी रखनी है। तीसरा है पर्वत की दिशा और अवरोध जो होते हैं। चौथा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है समुद्री धाराओं की दिशा। पाँचवा पॉइंट पवन की दिशा कैसी है, समुद्र तल से ऊंचाई और तापमान। ये सब आपकी मौसम या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों होता है। तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं टेम्परेचर क्या है, कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं बर्फ़ है, तो कहीं पे ठंडी है, तो कहीं पे आपको अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। कहीं पर साल भर ना ठंडी पड़ती ना गर्मी, ज़्यादातर गर्मी ही पड़ती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पूछ रहा है। उत्तर में लिखेंगे, किसी भी स्थान का तापमान का आधार वहाँ प्राप्त होने वाले सूर्य की किरणें हैं। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पर तापमान क्या होता है, अधिक होता है। जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ क्या होता है, तापमान कम होता है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य की किरणों की कमी तथा सीधी तिरछी पड़ने के कारण पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो मतलब मेन रीज़न था वो क्या था, सूर्य के किरण। जो सूर्य की किरण अगर किसी स्थान पे सीधी पड़ेंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर अधिक रहेगा, अगर वो तिरछी आड़ी पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर कम रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि पूछा जा रहा है तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो टेम्परेचर होता है उसका प्रभाव जो है मौसम पर पड़ता है, इसको एक उदाहरण के सहित आपको इसकी पुष्टि करनी है, इसके बारे में बताना है। तो ध्यान में रखेंगे, ऐसे तो मौसम को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, लेकिन उन
सभी कारकों में प्रमुख कारक जो होता है हमारा टेम्परेचर यानी कि तापमान है। तापमान को बढ़ाने या घटाने में प्रमुख भूमिका सौर ऊर्जा की होती है। कारण कि मुख्य रूप से सौर ऊर्जा जिन स्थानों पर अधिक मिलती है वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है, और जहाँ पे सौर ऊर्जा कम मिलती है वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है। गर्म ठंडा वातावरण से वहाँ का मौसम प्रभावित होता है। तो ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पे आपको वह स्थान आपको गर्म मिलेगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा या सौर ऊर्जा कम मिलेगी वहाँ पे ठंडा होगा। तो इस प्रकार से गर्म और ठंडा वातावरण से वहाँ का जो मौसम होता है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं, इसका क्या महत्व है? उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी पर कुल 5 ताप कटिबंध है। कितने हैं? 5 ताप कटिबंध हैं। विषुवत रेखा के दोनों तरफ उष्ण कटिबंध है। अगर हम विषुवत रेखा की बात करते हैं, जो हमारा ग्लोब अगर है, तो ग्लोब के इस प्रकार से ये जो सेंटर पॉइंट से अगर जाती है और उसके जस्ट आगे पीछे क्या होती है, हमारा उष्ण कटिबंध है। यहाँ पे जो सूर्य की रेखाएं होती हैं सीधी पड़ती हैं, इससे उस रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध है। इसे 239 डिग्री कर्क वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता है जो ये आधा अर्धगोला होता है उसको हम कर्क रेखा यहाँ पे आगे से 23.5 डिग्री पे गुजरती है, और 23.5 डिग्री आगे जब जाएंगे तो यहीं पर आपको मकर रेखा देखने को मिलेगी। तो मकर रेखा विषुवत रेखा की बात करते हैं। विषुवत रेखा से ऊपर अगर जाएंगे तो कर्क रेखा है, और विषुवत रेखा से नीचे जाएंगे तो हमारी मकर रेखा देखने को मिलती है। ये वृत्त के जैसे कि आपको पता है जब इसके उत्तर में जाते हैं तो उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध होते हैं, और इससे 239 डिग्री कर्क वृत्त नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर में उत्तर शीत कटिबंध है। इसे 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध हैं। इसे 23.5 डिग्री मकर वृत्त कहते हैं। इसके दक्षिण में दक्षिण शीत कटिबंध है, जिससे 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। इन कटिबंधों का महत्व है कि विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण उष्ण कटिबंध के पास तापमान अधिक रहता है, और समशीतोष्ण कटिबंध के आसपास का तापमान जो है सामान्य रहता है। तो यहाँ पे सम जैसा बात है बोली गई है। उसी प्रकार से हम देखते हैं उत्तर दक्षिण शीत कटिबंधों के पास जो होता है, उत्तर हम जैसे ध्रुवीय पोल की बात करता है, जो हम किनारे पर चले जाते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। सेंटर पॉइंट से 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, ऊपर नीचे जाएंगे तो मकर रेखा। जब हम ध्रुव पे ऊपर पोल पे जाएंगे उत्तरी या दक्षिणी में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस पास क्या होगा, बर्फ जमा रहता है। ये हमारे किसके अंतर्गत आता है? शीत कटिबंधों के पास जो होता है शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वायु में गति के क्या कारण हैं? जो वायु में गति होती है इसका क्या कारण हो सकता है? तो ध्यान में रखेंगे, जहाँ पर पृथ्वी जहाँ पर कहीं अधिक तापमान अधिक होता है, यानी कि पृथ्वी पर अगर तापमान जिस स्थान पर अधिक होगा वहाँ की गर्म हवा जो होती है, गर्म होकर की हवा जो होती है ऊपर उठ जाती है और वो स्थान खाली हो जाता है। इस प्रकार से वहाँ निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए उच्च दाब के क्षेत्र से हवा चलती है, और जिस चाल से वह हवा चलती है उसे वायु की गति कहते हैं। वायु की गति के यही कारण है, यानी कि जैसे कि एक स्थान पे टेम्परेचर था अधिक हो गया, वहाँ की जो वायु थी गर्म होकर के वो हट गई। अब उस स्थान पे निम्न वायु दाब हो गया, वहाँ पे बहुत ही कम प्रेशर लग रहा है। तो जहाँ पे ठंडी हवा रहेगी, जिससे जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा वहाँ पे क्या होगा, उच्च वायु दाब रहेगा। जैसे उसको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे स्थान खाली है, दौड़ के भागेगा, यानी उच्च से वो निम्न की तरफ चलेगा, और इस प्रकार से हवा का जो हमारा चलना होता है इस प्रकार से हवा चलती है। उसकी स्पीड किस प्रकार से हो सकती है वो हम अलग तरीके से समझेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि पवन के कितने प्रकार हैं, प्रत्येक का नाम सहित वर्णन कीजिए। तो ध्यान में रखेंगे, पवन 3 प्रकार की होती है। एक तो हमारा स्थानीय पवन होता है, दूसरा हमारा मौसमी पवन, तथा तीसरा होता है एक स्थायी पवन और एक स्थानीय पवन, और एक तीसरा हो जाएगा स्थानीय पवन। ठीक है, स्थायी, मौसमी और स्थानीय 3 प्रकार की पवनें होती हैं। बात करते हैं हम लोग स्थायी
पवन की, तो स्थायी पवन के अंतर्गत ध्यान में रखेंगे स्थायी पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती हैं या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती हैं। स्थायी पवन अधिक दाब पेटिका से कम दाब वाली पेटिका की ओर चलता है। जैसे कि आपको पता है इसमें पछुआ है। पूर्वी तथा व्यापारिक पवन स्थायी पवन के उदाहरण होते हैं। तो मेनली जो हमारा स्थायी पवन होता है किसकी वजह से होता है, यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है और यह हमेशा स्थायी रहता है। और यह हमेशा ध्यान में रखना है उच्च अधिक वायुदाब पेटिका से निम्न वायुदाब पेटिका की ओर चलती है। जैसे कि हमारा पछुआ है, पूर्वी तथा व्यापारिक पवनें आदि जो है स्थायी पवन के उदाहरण हैं। सेकंड हम बात करते हैं मौसमी पवन की। मौसमी पवन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है जिन जिन पवनों की दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है उसे मौसमी पवन कहते हैं। यह पवन ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल देता है। भारत में मौसमी पवन से वर्षा होती है। तो जो भारत में वर्षा होती है किससे होती है, मौसमी पवनों के कारण ही होती है। ये अपनी समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती हैं। थर्ड पॉइंट है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन की अगर बात करते हैं तो ये वर्षा के खास समय और खास भूखंड यानी स्थान पर चलने वाली हवाएं स्थायी पवन कहलाती हैं। उदाहरण है उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून के महीने में चलने वाली गर्म पछुआ पवन। इस पवन के साथ साथ कभी लू भी चलता है। लू विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम होते हैं। अगला प्रश्न है स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर में क्या अंतर है। तो ध्यान में रखेंगे जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तब इस हवा को स्थलीय समीर कहते हैं, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर तो स्थलीय समीर कहलाएगा। ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं जब जो हवा है समुद्र से स्थल की ओर चलती है और इस प्रकार की हवाओं को हम क्या कहते हैं, समुद्री हवा कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। यानी कि स्थल से समुद्र में चल रही है तो स्थलीय समीर और समुद्र से स्थल की ओर चल रही है तो समुद्री समीर कहलाता है। स्थलीय समीर सदैव रात में चलती हैं, वही जो समुद्री समीर होती है सदा दिन में चलती है। तो ध्यान में रखेंगे ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा स्थलीय समीर होती है, जो स्थलीय समीर है वो क्या है, सदैव रात में चलती है। कब चलती है, हमेशा रात में चलती हैं। जबकि समुद्री समीर की बात करते हैं तो ये हमेशा दिन में चलती है। देखते हैं कि अब लहरें आती रहती हैं तो समझ लीजिए एक तरीके से समुद्री समीर है और लहरें के माध्यम से किनारे की ओर हवा आ रही है। और स्थल की बात करते हैं तो आप देखते हैं जो रात में जो पानी होता है ठहर सा जाता है, एकदम पूरा शांत हो जाता है। तो उसमें क्या होती है, स्थल से जो पवनें होती हैं समुद्र की ओर चलती है, इस प्रकार से पानी जो होता है बिल्कुल शांत सा रहता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि वर्षा कैसे होती है, इसके कितने प्रकार हैं। तो ध्यान में रखेंगे ऊंचाई पर जलवाष्प के संघनन से वर्षा होती है। जब आपको पता है वाष्प का क्या होता है, वाष्पन होता है, तो ये क्या होती है, वाष्प के रूप पर ऊपर जाती है बादल बनती है। अब इनका जो बादल बनना होता है क्या होता है, संघनन प्रक्रिया होती है। उस पर जो जलवाष्प होते हैं इसका संघनन होने से वर्षा होती है। यह सदैव चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपको पता है वर्षा होती है, पृथ्वी पर पानी पहुँचता है, फिर ताप प्राप्त कर पानी जो होता है वाष्प में बदल जाता है। ये जो होती है हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो जो पानी बरसेगा फिर पृथ्वी पे आएगा, फिर वाष्प बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से बादल बनेगा, संघनन होगा, फिर से वर्षा होगी। इस प्रकार से ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं इसमें संघनन होता है और फिर वर्षा होती है। सदैव चलने वाली यह प्रक्रिया, इसी प्रक्रम को जल चक्र भी कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहला तो हमारा होता है संत आयनिक वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि अत्यधिक वर्षा से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे अत्यधिक वर्षा से सबसे पहले तो बाढ़ आ जाएगी, आपको पता है फ्लड इसको कहते हैं इंग्लिश में, फ्लड। बाढ़ में घर ही क्या गांव के गांव बह जाते हैं। आदमी के साथ जीव जंतु भी ऊंचे स्थानों की ओर भागते हैं। लगी लगाई फसल, यहाँ तक कि कभी कभी तैयार फसल भी बह जाती है। सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं को आदमियों के रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था में जुट जाना पड़ता है। इस प्रकार से बहुत से नुकसान होते हैं और जो मेनली नुकसान तो यहाँ पे लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि
अधिक वर्षा एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र के जनजीवन में क्या क्या अंतर होंगे? तो ध्यान में रखेंगे, जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ के लोग घर के छप्पर की ढाल अधिक रखते हैं ताकि पानी जल्दी बह जाए। जो ढालू होते छतें होंगे उसको ढालू बनाना होता है, जिससे पानी उस छत पर रुके ना और जल्दी से निकल जाए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घर की जो छप्पर होती है और उसकी ढाल होती है कम होती है या रहती ही नहीं है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में तरह तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और फसलें भी तरह तरह की होती हैं और खूब होती हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बात करते हैं तो यहाँ पे मात्र बाजरा जैसे मोटे अनाज ही उपज पाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की कमी की किल्लत नहीं होती, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्र में पानी की किल्लत की कमी होती है। क्षेत्रीय लोगों को पानी पीने के लिए लाले पड़ जाते हैं, इन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लोग अपेक्षाकृत अधिक आराम से जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्र के लोग जीवन मशक्क़त से भरा रहता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यदि वर्षा कम हो तो क्या क्या परेशानियां होती हैं? ध्यान में रखेंगे, अगर वर्षा कम होता है तो इससे क्या होगी, फसलों जो होती हैं हमारी फसलें उपज नहीं पाती हैं, अन्न की कमी हो जाती है। गर्मी आते आते जो कुएँ होते हैं, तालाब होते हैं, सूख जाते हैं। नदियों में भी पानी नहीं रहता है, अतः दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर वर्षा कम हो। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि हमें जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। हमें जल का संरक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि हमें सालों भर पानी मिल सके। इस संरक्षित जल से पीने से लेकर के सिंचाई तक के काम होते हैं। अगला प्रश्न है कि पता कीजिए कि ये पवनें कहाँ बहते हैं, जैसे कि लू है, चिनूक है, गर्जता, चालीसा, दहाड़ता, पचासा, हरिकेन, टर्नेडो, टाइफून, बिली, कैटरीना, काल बैसाखी। तो इन सब ये जो जितनी अभी पवनें हैं इनके नाम दे रखे हैं और किस देश में किस राज्य में बहती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान में रखेंगे, उत्तर में लिखेंगे जो लूह बहती है ये हमारा विशाल मैदान जो कि भारत में है, यहाँ पे लूह बहती है। आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छे से इसको, ठीक है। चिनूक की बात करते हैं कि दक्षिण कनाडा की है। तीसरा है गरस्ता चालीसा, ये मध्य भारत का है। चालीसा की बात है, जाहिर सी बात है, लेकिन कहाँ का है? ये तो ऊपर वाला विशाल मैदान का हो गया, लेकिन ये जो मध्य भारत है उसमें गरस्ता चालीसा। दहाड़ता पचासा ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब कि दो नीचे वाला अपना एरिया होता है भारत का, जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार या भारतीय। इस एरिया में जो रहता है, जबकि दक्षिण भारत की बात कर सकते हैं, यहाँ पे दहाड़ता पचासा के नाम से हवा चलती है। हरिकेन की बात करते हैं तो हरिकेन कहाँ पे चलती है? हरिकेन अटलांटिक महासागर क्षेत्र में पाई जाती है। टर्नेडो जो है ये अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र का है। टाइफून जो है पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का है, जो जापान में कह सकते हैं। बिली ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। और कैटरीना ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो एक बिली है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है और कैटरीना जो है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। काल बैसाखी ये बंगाल की खाड़ी में चलती है। इस प्रकार से इन पवनों के नाम हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब देखेंगे इस चैप्टर के पार्ट के सारांश को। थोड़ा सा जल्दी से सरसरी निगाहों में देखते हुए चलते हैं। फिलहाल हमने जो क्वेश्चन थे वो सब कवर कर लिए हैं अच्छे तरीके से। अब हम इस पार्ट के सारांश को पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए ध्यान से सुन लीजिएगा बस केवल। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालिक दशा मौसम कहलाती है। तापमान तथा वर्षा दोनों ही मौसम के अंतर्गत आते हैं। एक ही समय पे अलग अलग स्थानों का तापमान तथा वर्षा की मात्रा अलग अलग रह सकती है। वायुमंडलीय दाब में भी अंतर आ सकता है। वायुमंडलीय दशा का अर्थ है आकाश की स्थिति। इसके तहत धूप, बादल, वर्षा, आर्द्रता, वायु वेग तथा वायु की दिशा, इन सब का विवरण अखबारों में नित्य छपता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जैसे कि अक्षांश, समुद्र से दूरी, पर्वतों की दिशा और अवरोध, समुद्र की धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई तथा तापमान। लेकिन इसके बावजूद जलवायु को प्रभावित करने में सौर ऊर्जा की विशेष भूमिका होती है। जिन स्थानों पर सौर ऊर्जा कम मिलती है वहाँ
वह स्थान अधिक गर्म होता है और जिन स्थानों पर सौर ऊर्जा कम मिलती है वह ठंडा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी का ताप का मुख्य स्रोत सूर्य का ताप है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इस कारण इसके आसपास अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाने पर तापमान कम होते जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें क्रमशः तिरछी हो जाती हैं। तापमान में के कम होने का यही कारण है। उत्तर और दक्षिण के दोनों ध्रुवों पर सालों भर बर्फ जमी रहती है। वायुमंडल का तापमान, सूर्य की किरणों का झुकाव, दिन की लंबाई, प्रचलित हवाओं, जल और थल के वितरण आदि के कारण भी मौसम प्रभावित होता है। पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु के भार को दाब कहते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब घटता जाता है और पृथ्वी का सर्वत्र वायु दाब समान नहीं होता है। हवा सदैव उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। भूगोल की भाषा में बहने वाली हवा को पवन कहते हैं। पवन 3 प्रकार की होती है: स्थायी पवन, मौसमी पवन तथा स्थानीय पवन। कुछ सामान्य मौसमी घटनाएं जैसे कि चक्रवात, प्रतिचक्रवात तथा वर्षा। लेकिन वर्षा भी 3 प्रकार की होती है, जैसे कि संवहनिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।